Hey, what's up, guys? It's your boy Shaggy signing in. यार वेलकम बैक टू सेम ओल्ड भैया। रोज की डेली की जो नौटंकी होती है उसको हम यहाँ डेली एपिसोड में फाइनली कवर कर रहे हैं। और यार बिना टाइम वेस्ट किए आते सीधा अपने पहले मुद्दे की तरफ, जो कि है लुइस सुआरेज की। और भैया अगर तुम मायामी को देखोगे ना तो मायामी पूरा ही बार्सिलोना के रंग में रंग चुकी है। बिकॉज जिस तरीके से वो प्लेयर्स को ला रहे, प्लेयर्स को उठा रहे, वो सारे बार्सिलोना के ही वो मतलब इतना तो कंफर्म है कि वो 2015 की बार्सिलोना जो लुइस एनरिके की बार्सिलोना थी वो बनाने के फिराक में। और पता नहीं शायद लुइस एनरिके को भी उठा के ले आए, बिकॉज पीएसजी का तो कोई ठिकाना है नहीं। 2 मैच गड़बड़ाएगा, लुइस एनरिके को भी बाहर कर देंगे, तो हो सकता है एनरिके को भी उठा कर ले आए अभी एट दिस पॉइंट। अब अगर तुम करेंट सिनारियोस की बात करोगे तो इतना तो कंफर्म है कि लुइस सुआरेज ग्रेमियो से, जो उनकी करेंट क्लब है, वहां से इंटर मायामी जा सकता है। एंड इंटर मायामी ने करीब करीब उस डील को कैप्चर कर लिया है। ऑलमोस्ट 40 मिलियन की टोटल डील है। और कंफर्म है कि अब लुइस सुआरेज इंटर मायामी में तुम्हें दिखेंगे तो डेफिनेटली अब सर्जियो बस्केट्स भैया चला ही गया, लियोनेल मेसी ऑलरेडी है वहां पे, आंद्रेस इनिएस्टा की कहानी है, और अब चौथा भी बंदा चला गया लुइस सुआरेज। अब एक बचता है, एक लौंडा हमारा नेमार, उसकी भी अब कहानी इधर उधर से भैया निपटाई लो, वो भी आया ही जाएगा मायामी। सारे मिलकर अब मायामी के बीच में घूमना, बारसा के जश्न मनाना भैया। अगर तुम देखोगे मायामी की टीम को तो भैया मायामी की टीम एक तरीके से रिवैम्प ढूंढ रही थी, और ऐसा इन्होंने रिवैम्प निकाला है कि अब बार्सिलोना की जो पुरानी टीम है वो अब इनकी नई जनरेशन को अब ट्रेन करेगी। इसलिए इन्होंने जितने भी बार्सिलोना के जो पुराने खिलाड़ी थे, जितने भी ओल्ड टाइमर्स थे, जितने भी हमारे जो लेजेंड्स हैं, एक शावी छूट गया क्योंकि बार्सिलोना की वो अभी लीड कर रहा है, तो इसलिए शावी को छोड़कर बाकी जितने भी हैं इनको उठाने का प्लान है। और फाइनली लुइस सुआरेज भी अब इनके कैप्चर में आ चुका है। और इंटर मायामी की अगर तुम अब देखोगे कहानी तो ये 4 लौंडे तो आ ही गए, नेमार के पीछे ये ऑलरेडी हैं, और बाकी और जो बंदे हैं जो और भी थे बार्सिलोना के, उनके भी पीछे ये पड़े हुए थोड़ा बहुत। लेकिन अब तुम देख सकते हो कि भैया कैप्चर अब नहीं होगा इंटर मायामी का। अब यही 4 को बंदे जो इंटर मायामी में खेलेंगे, आंद्रेस इनिएस्टा, जो सर्जियो बस्केट्स, लियोनेल मेसी, और अब आ गए लुइस सुआरेज। तो ये कैप्चर एक्चुअली इंटर मायामी के लिए बहुत अच्छा कैप्चर है, क्योंकि भैया एक चीज तो कंफर्म है कि लुइस सुआरेज अभी अपने करियर के ऑफकोर्स डाउनफॉल पे है, बिकॉज ग्रेमियो से भी अब बंदा रिटायर होने वाला था। तो अब ऐसे में MLS जाना अब लुइस सुआरेज के लिए हो सकता है एक बेटर ऑप्शन हो। ऑफ कोर्स अपने दोस्त लोग वापस मिल जाएंगे जो बार्सिलोना वाले थे वो, और उस पर भी एक अच्छी डिसीजन है कि अब हो सकता है MLS में भी तुम्हें कंपटीशन देखने को मिलेगी, बिकॉज ऑफ जो फेनोमेना होती है बड़े बड़े प्लेयर्स की, ये जाते हैं और थोड़ा सा काउंटर करते हैं उस चीज़ को। तो ये तो चीज़ कंफर्म है कि थोड़ा सा MLS में तुम्हें भी अब थोड़ा सा टसल देखने को मिलेगा, और इंटर मायामी थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हुए मिलेगी, बिकॉज इंटर मायामी अभी तक तो खत्म खल्लास है। तो ऐसे में अब ये तो चीज़ कंफर्म है कि लुइस सुआरेज के लिए इंटर मायामी का मूव अभी बहुत ज़्यादा बेटर है रादर देन ग्रीमियो में रहना। तो ये तो चीज़ कंफर्म है कि लुइस सुआरेज अब चले इंटर मायामी। और अब अगर तुम करंट सिनेरियो की बात करो तो इंटर मायामी अब मच बेटर टीम हो चुकी है पहले की तुलना में। खैर, अगर बार्सिलोना की बात कर ही रहे तो आते हैं हमारे एक और लौंडे की तरफ जिसने बार्सिलोना में आने का सपना देखा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जाओ फीलिक्स की। और जाओ फीलिक्स ने बता दिया कल भैया इंटरव्यू में कि उसका बचपन से सपना था बार्सिलोना में जाने का, बचपन का प्यार था उसका बार्सिलोना, और बार्सिलोना में ही उसे अब जाना है अगर बार्सिलोना के तरफ से मूव आती है तो। अब देखो, अगर तुम रियलिस्टिकली देखो तो बार्सिलोना के पास पहले तो 100 मिलियन है नहीं फेंकने के लिए जाओ फीलिक्स के ऊपर, लेकिन एक कहानी हो सकती है कि भैया लोन पे आ जाए जाओ फिलिक्स। बिकॉज अगर तुम एटलेटिको मैड्रिड की अभी तुम कहानी देखोगे, ऑफकोर्स मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी इस चीज पर, तो जाओ फिलिक्स देखो, जाओ फिलिक्स को अभी एटलेटिको मैड्रिड ऑन लोन देना चाहती है हर जगह पे, जहां मिल जाए, जहां बैठा जाए, जिसको भी पकड़ा दो बस जाओ फिलिक्स दे दो। ये वाली कहानी अभी चल रही है एटलेटिको मैड्रिड के साथ। और द थिंग इज कि जाओ फिलिक्स का चेल्सी जाना यही चीज को ट्रिगर करता है कि भैया जाओ फिलिक्स कहीं भी जा सकता है अभी ऑन लोन। तो ऐसे में बार्सिलोना के पास एक अच्छा चांस है कि वो जाओ फिलिक्स को अभी ऑन लोन एटलेटिको मैड्रिड से लेकर आ सकते हैं, एंड जाओ फिलिक्स का वो सपना भी पूरा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो डील तो
कैप्चर नहीं होगी, अब आगे उसमें क्लॉज डाल सकते हैं कि भैया अब एक सीजन रहेगा, उसके बाद फर्दर हम लोग परचेस करने का सोचेंगे, ये तो चीज कंफर्म है। बट अगर तुम बार्सिलोना के अगर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो जाओ फेलिक्स लाने का सबसे बड़ा जो उनके सामने रोड़ा खड़ा हो रहा है वो है उसका गेम प्ले टाइम। अब देखो, जाओ फेलिक्स को भले ही तुम उठाकर ले आते हो, जाओ फेलिक्स एक ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको तुम बेंच पे बैठा सकते हो, बेंच की शोभा बढ़ाएगा। वो ऑन फील्ड मतलब बंदा रखता है एबिलिटी कि ऑन फील्ड खेले, वो 90 मिनट खेले, एक पूरा मैच खेले, एटलीस्ट 60-70 मिनट खेले, प्राइम टाइम उसको दोगे तुम एटलीस्ट ऑन फील्ड खेलने के लिए, अगर तुम जाओ फेलिक्स जैसे प्लेयर को लेकर आते हो तो। और ऐसे में जितने ऑलरेडी बार्सिलोना की जो स्ट्राइकिंग यूनिट है, जिसमें पेद्री आ गया, ऑफ कोर्स तुम्हारा लेवेंडोव्स्की आ गया, डेम्बेले आ गया, ये लोग में से अब किसको तुम बैठाओगे जाओ फेलिक्स को जगह देने के लिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज लेवेंडोव्स्की का अगर तुम कहानी को देखोगे तो बार्सिलोना लेवेंडोव्स्की को बैठाएगी नहीं, और ऐसे में डेम्बेले का और पेद्री का बैठना ये सबसे बड़ा बेवकूफी वाला बात हो जाएगा। और अभी राफिनिया तो है ही ऑलरेडी, तो ऐसे में जाओ फेलिक्स का आना ये एक चीज ट्रिगर करता है कि भैया अगर जाओ फेलिक्स ले भी आती है बार्सिलोना तो उसको खिलाएगी कहां पर, और अगर खिलाएगी तो कितना देर खिलाएगी, और अगर नहीं खिलाएगी तो क्या सिर्फ बेंच पर बैठाने के लिए जाओ फेलिक्स को लेकर आना है, ये अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है बार्सिलोना के सामने। कह रहे इस क्वेश्चन का आंसर देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, पर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या बार्सिलोना जाना चाहिए जाओ फेलिक्स को कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, और क्या बार्सिलोना को सच में जाओ फेलिक्स की अभी जरूरत है, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे डेफिनेटली। खैर इसके साथ हम आते हैं इसकी थर्ड अपडेट पर, जो कि है अल नसर की तरफ से, और अल नसर ने 2-3 डील्स अभी हाल फिलहाल में कैप्चर कर लिया। ऑफ कोर्स तुम्हें पता था अल नसर पर वो भी फीफा ने बैन लगाया था, वो 400K का जो अमाउंट नहीं दिया था उसके ऊपर, तो अल नसर ने वो अमाउंट फाइनली पे कर दिया है एंड वो बैन लिफ्ट हो चुका है अल नसर के तरफ से। ऑफ कोर्स उनके पास अथाह पैसा है तो उनको सोचने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में वो बैन उन्होंने लिफ्ट कर दिया है अपने ऊपर से। और 2 प्लेयर जो अभी अल नसर को लग रहे थे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हैं भैया, एक लेफ्ट बैक की पोजीशन पे और एक मिडफील्ड की पोजीशन में, वो अब उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब लेफ्ट बैक के पोजीशन पे अल नसर ने एलेक्स टेलिस को लेकर आए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से। ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड यूज नहीं कर पाएगी, ऑफ कोर्स वो एरिक टेन हाग के कैलिबर का प्लेयर नहीं है एलेक्स टेलिस, तो ऐसे में अब अल नसर एलेक्स टेलिस को उठाकर लाई है मैनचेस्टर यूनाइटेड से अपने खेमे में, और लेफ्ट बैक की पोजीशन अब तुम देख सकते हो इस सीजन से कि एलेक्स टेलिस को मिल जाए। और दूसरी जो कहानी उन्होंने करी है वो है एक और फोफाना साइन कर लिया है, उसका नाम भूलना है, वेस्ली फोफाना है, कौन है, उसने साइन कर लिया अल नसर के लिए। एक तो मेरे को चीज नहीं समझ में आ रही, साले कितने फोफाना है, हर 2 दिन पे एक फोफाना नजर आता है, बिल्कुल अंडा से बाहर निकलता है, ये तो चीज का मतलब अजीब हो गई है भाई, मतलब कॉमन हो गई है। फोफाना नेम तो सिंपल कॉमन है भैया अगर फुटबॉल वर्ल्ड की बात करोगे तो, और हर टीम में तुम देखोगे सऊदी अरेबिया की तो एक फोफाना भरा ही हुआ है, कहीं ना कहीं तुम देख लोगे, यूरोप के कोई मेजर टीम उठाकर देख लोगे तो कोई ना कोई एक फोफाना तुमको दिख ही जाएगा इधर उधर रेंगते हुए। खैर अल नसर ने ये 2 अपनी डील्स को कैप्चर कर लिया है, और जो उनकी जो लॉन्जिटिविटी थी इस चीज से हो सकता है थोड़ी सी बेटर हो जाए अब अल नसर, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम जानते हो कि यूरोप के प्लेयर्स का स्टैंडर्ड क्या है, और उनका खेलने का स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया के स्टैंडर्ड से तो थोड़ा सा अपर ही लेवल का रहता है, नो डिसरिस्पेक्ट, बट सच्चाई यही है। तो ऐसे में अब ये दोनों का आना, एलेक्स टेलिस और फोफाना का आना डेफिनेटली अल नसर के लिए एक बेटर बूस्ट होगा अगर तुम लॉन्ग रन में देखोगे तो। खैर इसके साथ हम लोग आते हैं इसको 4th अपडेट पर, जो कि है एम्बाप्पे और मैड्रिड को लेकर। हाँ मैं बहुत दिन बाद इस चीज को कवर कर रहा हूँ, बट देखो कोई बहुत ज्यादा इसमें कवरेज हमारी मटेरियल आई भी नहीं थी, और बहुत डाउन टू अर्थ ही चल रहा था, मतलब कोई डिटेल नहीं थी इस चीज पर। और देखो एक तो चीज थी कि भैया 16 तारीख लास्ट डेट थी एम्बाप्पे के लिए डिसीजन करने के लिए, बट वो डेट भी अब आगे बढ़ चुकी है, अब वो 31 जुलाई हो चुकी है। अब मामला समझो कि हुआ क्या है, कल पीएसजी के जो ओनर हैं नसर अल खिलाफी भाई साहब, उन्होंने कल इंटरव्यू में कह दिया कि भैया पीएसजी किसी भी मेंबर से, किसी भी जो प्लेयर हैं उनसे ऊपर है क्लब। अब ये चीज थोड़ी सी इसको तुम पिक करके थोड़ा सा साइड में रखना 1 सेकंड के लिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने कह दी कि भैया एम्बाप्पे अभी अगर इतना ज्यादा विशी वॉशी एटीट्यूड रखेगा तो हम डेफिनेटली उसके पीछे अब एक तार लगाएंगे और उसको भगाएंगे अब पीएसजी से, क्योंकि इतनी विशी वॉशी एटीट्यूड पीएसजी में रिक्वायर्ड नहीं है। और इस चीज को अगर तुम थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो
उनके बात का ये कहना था कि या तो एम्बापे अब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे, 1 साल का चाहे 3 साल का, 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे, अगर नहीं करेगा तो सीधे से छोड़कर जाए, भैया हमें जरूरत नहीं है, तुम छोड़कर जाओ। तो ऐसे में अब ये कहानी ऑलमोस्ट बहुत समय से चल रही है और यही चीज फिक्सेटेड है कि भैया अगर तुमको रहना है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दो, नहीं रहना है सीधे से छोड़ के चले जाओ। बिकॉज इसके पीछे एक जो मेन जो उनका टारगेट है कि भैया एम्बापे हमें फ्री में तो नहीं जाना चाहिए। एम्बापे अगर हम बेच रहे हैं, अगर हम भेज भी रहे हैं किसी क्लब में, तो एम्बापे से हमें पैसा कमाना है, उनका मेन मोटो यही है। तो ऐसे में अब या तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल आ सकती है या तो फिर एम्बापे फ्री फोकट में छोड़कर चला जाएगा अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके। बिकॉज पीएसजी अभी ये तो चीज है कि पीएसजी बेचना चाहती है, बट अगर तुम एम्बापे के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो सब चीजें सोचेगा ना। वो अभी सोचेगा कि भैया अगर पीएसजी मेरे को छोड़ना ही है, सीधा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करो, फ्री एजेंट बनो, जाओ मैड्रिड। अब ये चीज एम्बापे सोच रहा होगा। बट अगर थिंग इज एम्बापे सिर्फ और सिर्फ इसलिए रुका हुआ है कि उसका पैसा नहीं दिया है, जो लॉयल्टी बोनस है वो नहीं दिया है, तो इसलिए अब तुम देख सकते हो कहीं ना कहीं कि ये अब थोड़ा सा टाइट उधर ही घूम रहा है कि एम्बापे अब कर लेगा भैया रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट और 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैठेगा पीएसजी में। अगले साल मोस्ट प्रोबेबली रियल मैड्रिड में आएगा। अब थोड़ा सा उस पॉइंट को हम लोग वापस उठा कर ले आते हैं कि पीएसजी क्लब मेंबर से बड़ी है। तो ऐसे में अगर तुम पिछले बहुत सारे इंसिडेंसेस को उठाकर देखोगे तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कितनी बात में सच्चाई है इस पूरे मुद्दे में। बट द थिंग इज, इसमें एक तो चीज़ है कि रियल मैड्रिड फंसी बहुत जोर से, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो रियल मैड्रिड के पास अभी भी 9 नंबर का कोई आंसर नहीं है। और हम भले ही जा रहे थे हैरी केन के पीछे, भैया हैरी केन निकल लिया बायर्न, अब हैरी केन को हम लोग साइन नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में एक 19 साल के लौंडे पर इतना बड़ा भार देना मुझे नहीं लग रहा है, मेरे आंख में खटक रहा है अभी बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ है कि अल्फोंसो डेविस की अभी मैटर पूरा लटका ही हुआ है, वो उसको तो साइन करने का अभी ये लोग सोच भी नहीं रहे। तो और ऐसे में फॉर्मेशन भी चेंज करने की अब बात आ गई है। तो अब ये तो चीज़ कन्फर्म है कि भैया 9 नंबर का मुद्दा हमारा बहुत ज़ोर से लटक चुका है। और भैया इस सीज़न बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है अगर तुम रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो। बिकॉज एक 9 नंबर का ना होना कितना बड़ा डिसीजन, कितना गलत डिसीजन हो सकता है, ये शायद तुम्हें अभी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इस सीज़न लगने वाले हैं भैया बहुत बुरे तरीके से। खैर, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आखिर कर सकती है अब रियल मैड्रिड इस पूरे सिचुएशन से बचने के लिए। और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं तुझसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स सुबह स्वगी साइनिंग आउट।